मार्च द मास्टरी प्रोसेस। ये एक ऐसा फ्रेज है जो अप्रेंटिसशिप के बाद आता है और ये जो मार्च का थीम है, यहाँ पे मास्टरी का मतलब कुछ और है। ये एक डेस्टिनेशन नहीं है। मतलब जब आप सोच रहे हो आज मैं मास्टर हो गया, तब आपने गलत समझा। मास्टरी का मतलब है एक ऑनगोइंग प्रोसेस। ये एक प्रैक्टिस है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। समझ रहे हैं ना आप? तो मास्टरी को अचीव करने का मतलब ये नहीं कि आप सोच लेते हो बस काम खत्म हो गया। नहीं भाई, मास्टरी को मेंटेन करना फार मोर इम्पॉर्टेंट है। कुछ तरीकों से मास्टरी तो बस अप्रेंटिसशिप का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि एक मास्टर होने के बाद भी आपको सीखने, ग्रो करने और अपनी स्किल्स को डेवलप करने में कमिटेड रहना पड़ता है। अब एक फ़र्क है, आप किसी मास्टर के अप्रेंटिसशिप नहीं होते, आप मास्टरी के अप्रेंटिस होते हैं। सीखने के एक्ट के, मास्टरी की तरफ स्ट्रीव करने के एक्ट के। जैसे ही आप सीखना बंद करते हो, आप अपनी मास्टरी पर अपना ग्रिप खो देंगे। मास्टरी का ये जो जर्नी है, ये कभी एंड नहीं होता। जब तक आप सीखते नहीं रहेंगे, तब तक आप मास्टर को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ये एक लिविंग थिंग है जो हमेशा इवॉल्व करता रहता है। तो मार्च का लॉ क्या है? सिंपल है, मास्टरी एक प्रोसेस है, पर आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अंदर तक पहुँचें। सोचिए, आप कोई कॉम्प्लिकेटेड स्केल सीख रहे हो, जैसे पियानो। जब आप शुरू करते हो, आप बाहर के लेवल पे होते हो, मतलब बस एक बंच ऑफ ब्लैक एंड वाइट कीज। शुरुआत में बस आप कीज देख रहे हो और आप कॉर्ड को स्केल नहीं बजा सकते। सब कुछ बाहर से दिखाई देता है। आप उस स्टेज पर होते हो जहां आप समझते हो ये तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये गोल नहीं है। गोल ये है कि आप अंदर तक पहुंचें। इसका मतलब है बेसिक्स सीखने के लिए वो मुश्किल, बोरिंग और स्लो प्रोसेस को पार करना। ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं कि फन हो। आपको लगता है कि ये सब आपको एक्साइट करने वाला है, नहीं, ये बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है। जैसे पियानो की प्रैक्टिस, वैसे ही किसी भी स्किल के साथ आपको बेसिक से गुजरना होगा, तभी जाके उस स्केल को बजाना की स्टेट में आप पहुंचेंगे। और ये जो जर्नी है, ये कभी एंड नहीं होती। मास्टरी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक कमिटमेंट है। आपको हर दिन अपने स्किल को शार्पर करना होगा, आपको अपने मास्टरी को मेंटेन करना होगा। कोई एक शॉर्टकट नहीं है इस मास्टरी का। तो जब आप अपनी जर्नी पे हो, या अपने पियानो की प्रैक्टिस कर रहे हो, या कोई भी नई स्किल सीख रहे हो, याद रखिएगा, प्रैक्टिस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लाइफ टाइम चलती रहेगी। मास्टरी गोइंग डीपर इनटू द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ना, ये अक्सर डिसअपॉइंटिंग, डिसओरिएंटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग होती है। जब आप शुरू करते हो, ये सब कुछ एक जंबल की तरह होता है। जैसे एक पियानो के ब्लैक और वाइट कीज को देखना, आपको पता नहीं होता कौन सी फिंगर कहाँ जाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब आप उस पियानो को प्रैक्टिस करते हो, जब आप उसके साथ वक्त गुजारते हो, तब क्या होता है, वो जंबल, वो मैस कुछ और बन जाता है। आप कॉर्ड्स में शुरू करते हो कोई धुन निकालना, आप स्केल्स देखना शुरू करते हो, और एक वक्त आता है जब आप ये नहीं सोच रहे होते कि आपके फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, वो बस आपके अंदर से निकलते जा रहे हैं। ये है वो मोमेंट जब आप इंस्ट्रूमेंट में घुस जाते हो। आप इंस्टिंक्टिवली बजाने लगते हो, जैसे एक कीबोर्ड पर आपकी कीज चल रही हो। आप उस इंस्ट्रूमेंट को समझने लगते हो, बस बाहर से अंदर नहीं, बल्कि अंदर से बाहर तक। और जब ये होता है, तब समझ जाओ आप मास्टर के रास्ते पर हो। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये मास्टरी का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। चाहे आप स्पोर्ट खेल रहे हो या राइटिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ये पियानो सीख रहे हो, आपको अंदर घुसना पड़ता है। याद रखिए, मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कभी ना ख़त्म होने वाली जर्नी है। आप अंदर घुस सकते हो, लेकिन हर वक्त, हर दिन आप और गहराई में जा रहे हो। एक मास्टर कभी भी अपनी करंट पोजीशन पे खुश नहीं होता। रियल मास्टर्स हमेशा मास्टरी की परस्यूट में होते हैं, हर वक्त हर गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी मास्टर हो गए हो, तो सोचिए, क्या आप सच में और गहराई में जा सकते हो? क्या आप अपने स्किल्स को और शार्पन कर सकते हो? मास्टरी का रियल टेस्ट ये है, अपने आप को कभी सेटल ना होने देना। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप हमेशा सीख सकते हैं, आप हमेशा ग्रो कर सकते हैं। तो जब आप अपनी जर्नी पर हो, जब आप अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो, या जो भी चैलेंज अपनी लाइफ में लिया है,
याद रखिए, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और मास्टरी तक का रास्ता वो कभी एंड नहीं होता। आप हमेशा और गहराई में जा सकते हैं। सीखना कभी बंद नहीं करिए, क्योंकि जब आप सीखना बंद करते हो तब आप अपनी मास्टरी खो देते हो। अप्रैल, नेविगेटिंग द पावर गेम। तो अब टाइम आ गया है एक सब्जेक्ट बदलने का। पिछले 3 महीने हमने मास्टरी के रास्ते के बारे में बात कर रहे थे। अब हम पावर का गेम के बारे में बात करेंगे, जो गेम हर जगह चल रहा होता है, चाहे ऑफिस हो चाहे बाहर हो। आने वाले 5 महीने तक ये गेम चलेगा और हम सीखेंगे कि कैसे इस गेम को नेविगेट करना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अप्रैल का ही एक लॉ होता तो वो ये होता, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी अपने मास्टर से ज्यादा मत चमकना। उस वक्त ग्रीनी अपने मिड 20s में था। ग्रीनी का लंबा टाइम जो रिसर्चिंग में गुजर गया था, जब वो जॉब से जॉब बदल रहा था और जब तक उसने दी 48 लॉज ऑफ पावर नहीं लिखी थी। वो एक रिसर्चर के रूप में काम करता था, इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरीज ढूंढता था जो डॉक्यूमेंट्रीज में इंक्लूड हो सकती थी। पावर प्लेज और ऑफिस पॉलिटिक्स की दुनिया में वो बिल्कुल नया था। उसे ये भी नहीं पता था कि ये गेम है और इसी नेवलिटी का प्राइस उसे पे करना पड़ेगा। ग्रीनी अपने काम में काफ़ी अच्छा था। वो एम्बिशियस था, फ्रेंडली था और उसके पास एक्सीलेंस आइडियाज थे, लेकिन किसी वजह से उसका बॉस उससे नफरत करता था। तो ग्रीनी ने अपने बॉस को पसंद आने के लिए सब कुछ किया, ज़्यादा बात की, उससे अपने आइडियाज़ को डेवलप करने का, ज़्यादा इवॉल्व करने की कोशिश की, पर यह मदद नहीं की। एक्चुअली ये प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। आखिरकार फ्रस्ट्रेटेड और हैरान होकर उसने जॉब छोड़ दिया। पर सबसे बड़ी गलती क्या थी? ग्रीनी ने अपने मास्टर को आउटशाइन किया। वो ज़्यादा एम्बिशियस था, ज़्यादा हंग्री था, अपने काम में ज़्यादा अच्छा था। उसकी सक्सेस ने उसके बॉस को इनसिक्योर कर दिया और उस महीने के लॉ को वायलेट कर दिया। कभी अपने मास्टर को आउटशाइन मत करो। अब ये उस वक्त मुश्किल था, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ग्रीनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। उसने अपनी नेविटी को छोड़ दिया और पावर के गेम को ऑब्जर्वर और प्लेयर बन गया। इसके बारे में मैं अगले बुक ऑक्स में डिटेल में बात करूंगा। तो अप्रैल का लॉ सिंपल है लेकिन पावरफुल है। कभी अपने मास्टर से ज़्यादा मत चमक जाना। पावर के गेम को समझना है तो पहले ये समझना पड़ता है आप अपनी जर्नी में कभी कभी मास्टर के शैडो में चलेंगे, और ये समझना ज़रूरी है कि पावर का गेम कभी सिंपल नहीं होता और इस गेम में अपने मास्टर का रेस्पेक्ट ज़रूरी है, वरना आप खुद ही अपने सक्सेस की राह में रुकावट बन जाएंगे। मंथ मई, द पावर गेम नेवर स्टॉप्स। पावर का गेम हमेशा चलता रहता है, हमेशा। यह है असलियत। आप प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये गेम नहीं है, लेकिन इससे गेम खत्म नहीं होता। यह आपके पास 3 ऑप्शंस देता है, इससे अपनाइए, इसे इनकार करिए या फिर इसे एक्सेप्ट करिए। अब इससे अपनाना, सच में गेम को प्यार करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। मेन में मैचिवलीज की बात कर रहा हूँ, जो लोग मैनिपुलेशन और कॉन आर्टिस्टी में मजा लेते हैं। वो सोच रहे हैं कि ये जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी टूल्स हैं। वो ये समझने में गलत होते हैं कि हाँ, लोग पावर के लिए भूखे होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, लेकिन वो एम्पैथेटिक और कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं। अगर आप ये नहीं समझते तो असली मैचिवलीज कभी भी पावर में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते। वो कभी किसी पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो गेम के हर एंगल को समझते नहीं। अब गेम को डिनाई करना भी अपने साथ कुछ ड्रॉबैक्स लाता है। मतलब अगर आपको पावर चाहिए, ये नहीं मैटर करता कि आप सच में ये बिलीव करते हैं कि कोई गेम नहीं है, या आपको गेम में पार्टिसिपेट करना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नॉन पार्टिसिपेट करना टाइम के साथ आपको साइड में कर देगा। आपको शायद इससे कोई फर्क ना पड़े, आपको शायद पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, बस इसलिए क्योंकि इसे पाने के लिए गेम खेलना पड़ता है। लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, अगर आपको पावर चाहिए, तो एक ऐसी अप्रोच है जो बाकी सबसे बेहतर है, और वो है एक्सेप्टेंस। पावर चाहना ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। ये हमेशा था, हमेशा रहेगा। आपको इसे पसंद करना नहीं है, आपको इसे नफरत करना नहीं है। जो आपको करना है वो है इसे एक्सेप्ट करना। पावर का गेम हमेशा चलता रहता है, हमेशा। आप इसे छुप नहीं सकते। ये गेम हर जगह है, हर ऑफिस में, हर सोसाइटी में।
अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप चाहे तो साइडलाइंस पर रहकर बस ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी कभी आप गेम में इंगेज कर सकते हैं, अपनी नॉलेज ऑफ द गेम का यूज़ करके अपनी पोजीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरे लोग हमेशा ये गेम खेल रहे हैं, इसलिए आपको इसके रूल्स सीखने की ज़रूरत है। पावर लॉज को समझना ज़रूरी है। तो याद रखिए, पावर का गेम हमेशा चलता रहता है, आप इससे छुप नहीं सकते। और सबसे अच्छा है कि आप बस इसे एक्सेप्ट कर लें। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, आप अपने आप को गेम में समझने लगते हैं, अपने पोजीशंस को बेटर बनाते हैं। तो जब आप अपनी जर्नी पर हो, पावर के गेम को समझने के लिए अपनी पोजीशंस को डिफाइन करते हो, याद रखिए इस गेम को प्ले करना है या नहीं आपके हाथ में है। मंथ जून, द पावर ऑफ डिसेप्शन। चलिए मान लेते हैं कि आपको पावर चाहिए। ये समझना बिल्कुल नेचुरल है, ज़्यादातर लोगों को ये चाहिए होता है। तो कौन से टूल्स हैं जो आप ये पावर्स पाने में मदद करेंगे? एक इनवैल्यूएबल स्किल है डिसेप्शन की आर्ट। हम डिसेप्शन को पसंद नहीं करते। हम कहते हैं अच्छे लोग हमेशा ईमानदार होते हैं, सीधे साधे होते हैं, वो सच बोलते हैं चाहे उनके लिए फ़ायदा हो या ना हो। झूठे और मखोटे वाले दूसरी तरफ कावर्ड और कॉन आर्टिस्ट का काम समझे जाते हैं। कम से कम ये ऑफिशियल लाइन है, लेकिन असली दुनिया में ह्यूमन इंटरेक्शंस डिसेप्शन पर ही बेस्ड होता है। ब्लफ हर तरफ, और कभी कभी तो आउटराइट लाइज भी। अगर आपको पावर चाहिए तो ये समझना ज़रूरी है और इससे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना बेहतर होगा। आपको हमेशा दूसरों को डिसीव नहीं करना, पर अपने आप को भी डिसीव मत कीजिए। डिसेप्शन गेम का पार्ट है। तो जून के लिए कौन सा लॉ मैंने चूज़ किया? यह है नेवर अनइंटेंशनली डिस्परेज समवन्स इंटेलिजेंस। कभी भी अनइंटेंशनली किसी के इंटेलिजेंस को नीचे मत देखिएगा। इंटेलिजेंस और ईगो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बस सोचिए कितना मुश्किल होता है ये मानना कि कोई दूसरा आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ना सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस को लिप सर्विस देना, पर सच में आपने इंटेलेक्चुअल इन्फीरियरिटी को और उनके इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी को एक्नॉलेज करना। हम तुरंत जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं, है ना? हाँ, वो पीएचडी तो है, लेकिन दिन भर की ज़िंदगी में वो इतनी स्मार्ट नहीं है, या वो एक्सपेंसिव एजुकेशन के साथ आया है। और अगर मुझे भी वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, आप समझ रहे हैं ना? इंटेलिजेंस लोगों के अपने आप को देखने का तरीका होता है, इसलिए कभी भी किसी को अनइंटेलिजेंट फील मत कराइएगा। वो आपसे नफरत करेंगे और वो फिर भी सोचेंगे कि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप उन्हें डिसीव करिए, चाहे आप जानते हैं कि आप किसी से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, फिर भी उन्हें ऐसे फील कराइए कि उनकी इंटेलेक्ट आपसे सुपीरियर है। इससे वो आपके साथ सॉफ्ट हो जाएंगे, अपनी गार्ड डाउन करेंगे और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जहां आप अपनी चाहिए हुई पावर आसानी से पा सकेंगे। ये जो आर्ट ऑफ डिसेप्शन है, ये पावर के गेम में एक एसेंशियल टूल है। आपको हमेशा अपनी पोजीशंस को समझना है और कभी भी दूसरों की इंटेलिजेंस को नीचे मत देखिएगा। उन्हें ऐसा फील कराइए कि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं और फिर देखिए वो कैसे अपनी गार्ड डाउन करते हैं। तो ये था जून का लेसन। पावर का गेम हमेशा चल रहा है, आपको बस इसे समझना और एक्सेप्ट करना है। इस गेम में पार्टिसिपेट करने का तरीका ये है कि आप अपने मूव्स को सही समझकर दूसरों के इंटेलेक्ट को सम्मान करते हुए अपने पोजीशंस को स्ट्रांग बनाइए। मंथ जुलाई एंड अगस्त, सिडक्शन और परसुएशन इन द पावर गेम। तो आज हम जुलाई और अगस्त के लॉज के बारे में बात करेंगे। ये दोनों लॉज काफ़ी मिलते जुलते हैं। एक तो सिडक्शन के बारे में है और दूसरा परसुएशन के बारे में। ये दोनों स्किल्स पावर के गेम में सेंट्रल हैं। पावर कई तरीकों में आती है, लेकिन कुछ फॉर्म्स दूसरे से ज़्यादा मुश्किल से डिटेक्ट होती हैं। हम इतना हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि पावर को ब्रूट फोर्स के रूप में सोचने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं पावर काफ़ी स्टेबल भी हो सकती है। लोगों को एंटाइज करने की एबिलिटी, उनका इंटरेस्ट जगाने की एबिलिटी, ये सब सेड्यूस और परसुएड करना एक ऐसी फॉर्म है जो इंटिमिडेशन या सप्रेशन के पावर से उतनी ही पावरफुल हो सकती है और अक्सर ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। किसी को अपनी तरफ जीतना
वो अपने आप को फोर्स करने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो सेडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी लॉ है, एक इनवैल्यूएबल टैक्टिक है, सेटिस्फैक्शन को डिले करना। यहाँ हम कॉन्केटे के फिगर से सीख सकते हैं। कॉन्केटे वो फ्लिर्ट होती है, एक ऐसी औरत जो मर्दों को अपने आसपास घूमती है और उन्हें अपनी उंगली पर घुमा लेती है, उन्हें एंटाइज करते हुए और साथ ही उन्हें होल्ड भी करते हुए। वो सेटिस्फैक्शन को सेक्स, अटेंशन या लव के रूप में ऑफर करती है, बस फिर अपनी स्यूटर के उम्मीदों को तोड़ देती है, अपने विम्स से जगह बनाती है। वो अच्छे से जानती है कि अट्रैक्शन तभी बदलती है जब वो अनसेटिस्फाइड रहती है, और अपने आप को अलॉफ रखकर अक्सर वो करने का सबसे बेहतर तरीका होता है। जब परसुएशन की बात हो तो चलिए हिस्ट्री के एक बड़े फिगर नेपोलियन को समझते हैं। जैसे कॉन्केटे अपने स्वेटर्स को उनके सीट्स के एज पर रखती है, सेटिस्फैक्शन प्रॉमिस करती है पर कभी पूरा नहीं करती, वैसे ही नेपोलियन जो हिस्ट्री के सबसे बड़ा मैनेजर था, अपने सबऑर्डिनेट्स को कांस्टेंट सस्पेंस में रखता था। ये था उसका तरीका। उसे बिल्कुल पता था कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट कैसे यूज करके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। वो कभी ज़्यादा रिब्यूक नहीं करता था और उसी वजह से उसकी रिब्यूक्स और ज़्यादा इफेक्टिव होती थी। उसकी रेयर रिब्यूक्स उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स देती थी। वो प्रेज या प्रमोशंस भी रेयर ही देता था, और जब देता था तो वो हमेशा मेरिट बेस्ड होती थी। फिर से प्रेज की रेयरिटी उसकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देती थी। तो सिडक्शन और परसुएशन दोनों ही एक पावरफुल टूल हैं जो गेम को काफ़ी सबटल इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप किसी को एंटाइज करते हो या उनको कन्विंस करते हो, आप पावर को अपने साइड में कर लेते हो। पर यह सब कुछ टाइमिंग पर डिपेंड करता है। ये दोनों टूल्स आपको सीखने पड़ते हैं, अपने इंटरेक्शंस को समझना पड़ता है और अपने मूव्स को केयरफुली प्लान करना पड़ता है। ये पावर का गेम है, और जैसे नेपोलियन ने कहा था, जब आप अपने अपोनेंट के दिमाग में घुस जाते हैं तब आप असली पावर को समझते हैं। तो याद रखिए, पावर कभी भी ब्रूट फोर्स का रिजल्ट नहीं होता। सब्टली सिडक्शन और परसुएशन के साथ आप गेम को समझकर अपनी पोजीशन को अपग्रेड कर सकते हो। मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। द पर्सपेक्टिव शिफ्ट इन लाइफ्स बैटल। जिंदगी कभी कभी बैटलफील्ड जैसी लगने लगती है। हम हर तरफ स्ट्रगल्स और डिफिकल्टीज से घिरे हुए होते हैं, ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस। कभी कभी बस सरवाइव करना भी ऐसा लगता है कि वो हमारी अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया है। और ये जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लॉज हैं, ये उन स्ट्रगल्स को समझने और उन्हें मैनेज करने के तरीके हैं। ज़िंदगी के छोटे बैटल्स को, जो हर दिन के स्ट्रगल्स हैं, उनको एक वाइडर और हायर पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी है। ये पर्सपेक्टिव लेने का मतलब है स्ट्रैटेजिकली सोचना, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और डीपेस्ट कन्विक्शंस को ध्यान में रखकर। जब हम अपने थॉट्स को इस तरीके से एलिवेट नहीं कर पाते तो हम टैक्टिकल हेल में फंस जाते हैं। ग्रीनी के शब्दों में टैक्टिकल हेल, जहां हम छोटी छोटी बातों में उलझ में फंस जाते हैं और हर स्ट्रेसर्स के रिएक्शन बिना सोचे समझे करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जो ब्रिकरिंग कपल्स होती हैं वो काफ़ी बार टैक्टिकल हेल में फंस जाते हैं। वो इतने बिजी हो जाते हैं हर बैटल जीतने और अपने आप को सही साबित करने में कि वो ये भूल जाते हैं कि लॉन्ग टर्म डैमेज हो रहा है, रिलेशनशिप टूट रहा है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को हर दिन एक छोटे स्ट्रगल्स के ऊपर उठाकर देख पाएं। एक ऐसे पॉइंट ऑफ वेंटेज से देखिए जहां ज़िंदगी को डेली बैटल्स छोटे और मैनेजेबल लगने लगते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने छोटे छोटे स्ट्रगल्स को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। जब हम इस तरीके से सोच पाते हैं तब हम अपनी लॉन्ग टर्म विजन को अपने करंट एक्शन से अलाइन कर पाते हैं। ये पर्सपेक्टिव लेना, ये एलिवेशन आपको अपने डेली बैटल्स को मैनेज करने में मदद करता है। आप टैक्टिकल हेल में नहीं फंसेंगे और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखकर अपनी हर स्टेप को स्ट्रैटेजिकली प्लान करेंगे। तो अगला स्टेप है अपने डेली स्ट्रगल्स को एक ब्रॉडर लेंस से देखना। उन्हें मैनेज करते हुए आप अपनी बिगर पिक्चर को समझ सकते हैं और वही हमें ट्रू पावर और कंट्रोल देता है। एलिवेटिंग योर पर्सपेक्टिव एंड मैनेजेबल इमोशंस। उनकी पर्सपेक्टिव को एलिवेट करने के बजाय वो बस बिटर प्रेजेंट में फंस जाते हैं। इससे बाहर निकलने का एक तरीका है एक कदम पीछे उठाना
और थोड़ा डिटैचमेंट पाना। आप अपने आप से पूछिए, क्या मुझे इस बैटल में उलझन में फंसना ज़रूरी है या कोई और हायर पर्सपेक्टिव है जिसे मैं अपना सकता हूँ। और ये है सितंबर का लॉ, टेक एन एलिवेटेड व्यू ऑफ लाइफ, जिंदगी को ऊपर से देखना। अब अक्टूबर का लॉ काफ़ी सिमिलर है। यह हमें एनकरेज करता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर या एंगर को समझें और फिर उन्हें एनालाइज करें, उनमें फंसने के बजाय। सीधा शब्दों में अपने इमोशंस को एलिवेटेड व्यू से देखना। ये ज़रूरी है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल ना करते हुए उन्हें समझकर उनका जवाब दें। और ये है नवंबर का लॉ, जब आप खुद को किसी इमोशनल वर्लपूल में फंसते हुए महसूस करते हैं या किसी सडन अपसेटिंग पैशन में उलझन में फंसे होना, 1 मिनट के लिए रुक जाइए। उस टेक्स्ट का जवाब देने से पहले थोड़ा रुक जाइए। ईमेल लिखिए, लेकिन भेजने से पहले थोड़ा रुक जाइए। एक्शन से बचना आसान हो जाता है जब आप इसे ज़्यादा करते हैं। इसे सोचिए जैसे एक मसल हो जो आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हर बार जब आप अपने इमोशनल इम्पल्स को रोक कर सोच कर डिसीजन लेते हैं, आप अपने सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। छोटी और ड्रेनिंग सिचुएशन से बचकर आप अपना टाइम और चीज़ों पर लगा पाते हैं जो सच में मैटर करती हैं। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लॉज हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी के डेली स्ट्रगल्स को एक एलिवेटेड पर्सपेक्टिव से देखना और अपने नेगेटिव इमोशंस को समझकर एनालाइज करना। ये सब आपको लाइफ के बिगर पिक्चर को समझने में मदद करता है। और जब आप इमोशनल वर्लपूल में उलझकर फंस जाते हैं तो एक कदम पीछे उठाना, अपना रिएक्शन को कंट्रोल करना, और यह आपको लॉन्ग टर्म पीस और सक्सेस तक ले जाता है। जिंदगी के हर मोमेंट को थोड़ा और माइंडफुल और स्ट्रेटेजिक तरीके से समझने से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। चैप्टर 9, एम्ब्रेसिंग द कॉस्मिक सबलाइन, ये लास्ट बुक ऑक्स है और इसमें हम प्रीवियस ब्लिंक्स के थीम्स को एक और हायर लेवल पर ले जाएंगे। वो चीज़ें जो ज़िंदगी में सच में मैटर करती हैं वो क्या हैं, आपको अपना प्रीशियस टाइम किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर लड़ाई नहीं करनी, अगर झगड़े नहीं करने, तो वो स्पेयर मोमेंट जो ज़िंदगी आपको देती है उन्हें क्या करना चाहिए। आप शुरू कर सकते हैं ज़िंदगी को ज़्यादा अप्रिशिएट करके, यूनिवर्स की ग्रेडियोर पर अपनी सेंस ऑफ ऑ को बढ़ाकर, और इस बात पर रिफ्लेक्शन करते हुए कि आप कितने फॉर्च्यूनेट हैं कि आप इसमें एग्जिस्ट करते हैं। बहुत बार हम अपने दिमाग के सेम पेडेस्ट्रियन और अनस्पायरिंग टॉपिक्स पे घुमा लेते हैं। हर दिन अपने बिल्स, चोर्स, रेपुटेशंस के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप एक कॉन्शियस एफर्ट करें ग्रैंडर चीज़ों पर सोचने का, तो क्या होगा। टाइम और स्पेस की लिमिटलेसनेस पर, उन इॉन्स को इवोल्यूशन पर जो हमें बनाने में लगे, और ह्यूमन माइंड की ऑसम पावर और कॉम्प्लेक्सिटी पर। रॉबर्ट ग्रीने के पास इस ग्रैंड्योर का एक नाम है, वो इसे कॉस्मिक सबलाइम कहते हैं, यानी यूनिवर्स की मैग्निफिसेंस। जिंदगी कितनी रिच लगती है जब आप और हम अपने आप को एक ब्यूटी से ट्यून करते हैं, ना कि मीडिया के फैन फेयर से या सेलिब्रिटीज की साइकिल से। यहाँ एक ग्रेट रोल मॉडल है राइटर वर्जीनिया वुल्फ। जब वो 23 साल की थी तो उसने अपने फैमिली के कॉटेज में पहली बार काफ़ी सालों बाद वापस गईं, जो समुद्र के किनारे था। उस दौरान उसकी माँ, पिता और क्लोजेस्ट स्टेप सिस्टर की डेथ हो गई थी। वो खाली घर और वहाँ के बीच पर लगातार सुनाई देने वाली लहरों की आवाज़ ने वुल्फ के टाइम के इनएस्केपेबल पैसेज को एहसास दिलाया। लहरों को सुनते हुए वुल्फ पर एक सेंस ऑफ इन्फिनाइट सी की एंटिक्विटी और परपेचुइटी का एहसास हुआ। ये जो इन्फिनाइट सेंस ऑफ टाइम और ब्यूटी का एहसास है, यह हमारे जीने का तरीका बदल देता है। जब हम अपनी ज़िंदगी को इस कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम अपने डेली स्ट्रगल्स को छोटे और मैनेजेबल देखने लगते हैं। हम अपने आप को और अपनी लाइफ को एक नए रोशनी में समझते हैं। ज़िंदगी के ऊपर से देखना ये एक पावर है, एक पर्सपेक्टिव है जो हमें अपने डेली बैटल्स से ऊपर उठाकर देखने में मदद करता है। और इसी पर्सपेक्टिव के साथ हम अपने आप को इस इन्फिनाइट यूनिवर्स का हिस्सा महसूस करते हैं। तो ये था हमारा फाइनल लेसन। जब आप अपनी ज़िंदगी को इस कॉस्मिक सबलाइम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको अपने स्ट्रगल्स और मूवमेंट को एक अलग तरीके से समझने की पावर मिलती है। आपको अपनी ब्यूटी, अपनी एग्जिस्टेंस और अपने पोटेंशियल को देखना आता है।
तो अगली बार जब आप अपने डेली बैटल्स में फंस जाएं, याद रखिए जिंदगी को ऊपर से देखना और इस वास्ट यूनिवर्स का हिस्सा होने का एहसास करना। मंथ दिसंबर, कनेक्टिंग विद द सब्लाइम कॉस्मिक। अगले 3 दशकों तक वर्जीनिया वुल्फ बार बार इसी जगह पर वापस गईं और आखिरकार अपने कॉस्मिक सब्लाइम के अनुभव को एक नॉवेल टू द लाइट हाउस में कैप्चर किया, जो एक मुश्किल पर हार्ट ब्रेकिंग ब्यूटीफुल बुक थी। ये नॉवेल उसके लिए एक ब्रेक थ्रू था, एक ऐसा क्रिएटिव वर्क जिसमें उसने अपने अनुभव को लिखकर जिंदगी के आंतरिक ब्यूटी और वास्टनेस को समझा। तो ये है दिसंबर का लॉ, गेट इन टच विद कॉस्मिक सब्लाइम। कॉस्मिक सब्लाइम से कनेक्ट हो। ये जो पहले चैप्टर्स थे वो ज़्यादातर पावर की गेम और उसको कैसा खेला जाए इसके बारे में थे, लेकिन याद रखिए ये ज़रूरी है कि आप रेस्ट करें, एक कदम पीछे उठाएं और ये याद रखें कि ये गेम जो हमेशा खेला जाता है बस एक ह्यूमन इन्वेंशन है। अगर आप कॉस्मिक सब्लाइम से कनेक्ट करते हैं तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आप एक ब्रेक थ्रू पाते हैं, एक क्रिएटिव वर्क जैसे वुल्फ का नॉवेल। कम से कम ये आपको अगले राउंड के लिए रिफ्रेश कर देगा। जब आप कॉस्मिक सब्लाइम से कनेक्ट करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी और अपने वर्क को एक नई रोशनी में देख पाते हैं। ये कनेक्शन आपको इंस्पायर करता है, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ दे देता है और अपने आप को एक नए लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, ये एक एलिवेटेड एक्सपीरियंस है जो आपको अपनी डेली स्ट्रगल्स और चैलेंजेस से ऊपर ले जाता है। जब आप अपने सराउंडिंग्स को, अपने लाइफ को और अपने वर्क को इस कॉस्मिक लेंस से देखते हैं तो आपको उनमें एक ग्रेटर पर्पस नज़र आता है। अगर आप कांस्टेंट स्ट्रगल और पावर की गेम में ही उलझे रहेंगे तो कभी अपने आप को री एनर्जी नहीं कर पाएंगे। ये ज़रूरी है कि आप कभी कभी अपने आप से दूर जाके अपने दिमाग को फ्री करें। यह आपको अपनी नेक्स्ट क्रिएटिव बैक थ्रू तक ले जाएगा। तो ये था दिसंबर का लॉ, जिंदगी को एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से देखना। यह आपको रिफ्रेश करता है, आपके आइडियाज़ को एक्सपैंड करता है और आपको अपने वर्क में एक क्रिएटिव ब्रेक थ्रू देता है। जैसे वुल्फ ने अपने नॉवेल में किया, वैसे ही आप भी अपने लाइफ को और अपने वर्क को देखने का एक नया तरीका पा सकते हैं। ये जो जर्नी थी, ये द डेली लॉज की बुक ऑक्स की, ये आपको पावर की गेम और ज़िंदगी को समझने का एक नया तरीका दिखाती है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है, कभी अपनी क्रिएटिविटी और अपनी स्पिरिट को रिफ्रेश करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारी हिंदी ऑडियो बुक समरी द डेली लॉज बाय रॉबर्ट ग्रीनिंग ख़त्म होती है। आप सुन रहे थे बुक ऑक्स पे। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।